हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीके न्यूजीलैंड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अक्सर पूछा ही जाता है। जो भी लोग विदेशों में रहते हैं उनसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मैं आऊँ या मेरे भाई बहन, मेरे रिलेटिव या कोई मेरी वाइफ आए। अगर वो किसी भी विदेशी कंट्री लाइक अपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका कहीं भी जाएं तो क्या हमें वहाँ पर जाकर सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी। इस पर काफ़ी लोग अक्सर पूछते हैं और कभी कभी उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि यार, अगर वो ये भी पूछने की कोशिश करते हैं यार कि क्या वहाँ का सिस्टम कैसे है, वहाँ पर अगर आप बेसिक जॉब कर रहे हो तो इतनी सैलरी कैसे मिल जाती है और इतने पैसे आप इंडिया में कैसे भेज देते हो एक समय के बाद। तो ऐसा अक्सर दिमाग में हमेशा चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और वो एक यहाँ के वर्क सिस्टम को समझना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो आज मैंने ये वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाने की कोशिश करी है कि एटलीस्ट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे पाऊँ और थोड़ा सा समझा पाऊँ कि यहाँ पर क्या जितने भी लोग इंडिया से आते हैं किसी भी इंग्लिश कंट्री में, तो क्या वो यहाँ पर आकर सरकारी नौकरियाँ करते हैं। क्योंकि इंडिया में तो यही लगता है कि भाई सरकारी नौकरी करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर जाकर एक समय के बाद लोग अपने अपने घरों में अच्छा पैसा भेजते हैं, कोठियाँ बना लेते हैं। तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अपने इंडिया में तो अगर आप अपने जर्नल एरिया में देखें या तो हमेशा यही लगता है कि यार कि सरकारी नौकरी वाला पैसा ज़्यादा कमाता है और प्राइवेट वाला कम पैसे कमाता है। तो आज मैंने इसी टॉपिक को थोड़ा सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि यहाँ का वर्क सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बारी अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं कि अपना वर्क सिस्टम, अपना जॉब का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो जैसे अपने इंडिया में हम कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, किसी भी फील्ड में हमने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद हम सरकारी डिपार्टमेंट है वो भर्तियाँ निकालते हैं, हम उनमें जॉब अप्लाई करते हैं। जॉब अप्लाई करने के बाद कुछ भाई बहनों का उसके अंदर एडमिशन हो जाता है और वो भर्ती को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद वो सरकारी विभाग के अंदर नौकरी करने लग जाते हैं। और कुछ रह जाते हैं, वो बेचारे नहीं पास कर पाते और सारे के सारे तो सरकारी नौकरी नहीं लग पाते, लेकिन उसके बाद कुछ रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में अपना हाथ आजमाते हैं। कोई जैसे किसी ने अगर बीएड की है या बीए करी है, एमए करी है, अगर वो सरकारी टीचर नहीं बन पाया तो वो फिर एक प्राइवेट टीचिंग लाइन के अंदर अपना हाथ आजमाता है। और अगर किसी ने जैसे बैचलर ऑफ नर्सिंग करी थी, किसी का अगर सरकारी हॉस्पिटल में हो गया लेकिन किसी का नहीं हुआ, तो फिर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब करता है। और ऐसे ही किसी बैंक का एग्जाम्पल ले लो आप, किसी का सरकारी बैंक में नौकरी लगी तो वो वहाँ लग गया, लेकिन जो बच गया वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्राइवेट बैंक के अंदर नौकरी करने लग जाता है। लेकिन समस्या जो सबसे बड़ी आती है मेरी नज़र में वो है पैसा। पैसा एक समान नहीं मिलता है। अगर आप देखो तो जो सरकारी पर्सन है, जो सरकारी विभाग के लिए काम करते हैं, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। और जो प्राइवेट सिस्टम के लिए काम करते हैं, कंपनियों के लिए काम करते हैं, जैसे प्राइवेट बैंक, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, इसके अंदर इतना पैसा नहीं मिलता अगर अपने सैलरी को उनके साथ कंपेयर करें। तो सरकारी विभाग के अंदर आपको सरकारी भत्ते भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों को तो नहीं मिलते। तो ऐसा चलता है, ऐसा होता है अपने बेसिक अपने एरियाज के अंदर, अगर अपने उसको ध्यान से देखें तो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या विदेशों के अंदर भी ऐसा होता है, क्या बात है ये। तो अब मैं आपको यहाँ का सिस्टम समझाता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता और यहाँ पर क्या सारे जने सरकारी नौकरी लगते हैं या सारे प्राइवेट लगते हैं। तो पहली बात तो इनके जो सिस्टम है, इन्होंने अपने सिस्टम को, उनके जो वर्क सिस्टम है, इन्होंने अपने वर्क सिस्टम को काफ़ी बैलेंस में चला रखा है। और इनका जो रीजन है, मेन रीजन है, वो है जनसंख्या। इन देशों की देखो जनसंख्या बहुत ही कम है अगर अपने कंपेयर करें इंडिया से, तो अपने देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो अपने लेबर लॉ है वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते हैं। जैसा कि सरकारी के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं वैसा वो प्राइवेट
कंपनियों के अंदर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाते हैं, वो करते नहीं है, पता नहीं क्या रीजन है। मेरे हिसाब से तो जनसंख्या बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम और सरकार का ये फेलियर भी है कि उनको ऐसा देखना चाहिए कि जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों की सरकारी नौकरी के लिए चाहत ज़्यादा रहती है। तो बट यहाँ पर इन देशों की जनसंख्या कम थी, पहले से कम थी, तो उन्होंने ये पहले ही सोच लिया था, दिमाग में डाल लिया था कि हमारी जनसंख्या कम है तो हमें हमारी लेबर को मैनेज करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपनी लेबर को मैनेज करने के लिए जब भी कोई भी लॉ बनाया, कोई भी लेबर लॉ यहाँ पर जब बने पुराने समय के अंदर, तो इन्होंने हमेशा ये टारगेट किया, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरी समझ कहती है, एक बेसिक जर्नल भाषा के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने मेरे हिसाब से बड़े अच्छे तरीके के साथ जो लेबर लॉ बनाए, वो दोनों वर्क प्लेस, चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किए। अगर आप कहीं यहाँ पर सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करने का मतलब सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ने यहाँ पर नर्सिंग की, अगर आप यहाँ के सरकारी अस्पताल के अंदर अगर नर्सिंग की नौकरी लेने जाओगे, अगर चलो उनके पास कोई पोजीशन थी तो उन्होंने आपको रख लिया तो और चलो मेरा वहां पर नहीं हुआ, आपका हो गया। अगर मैं यहाँ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर नौकरी अप्लाई करूंगा तो क्या मेरी सैलरी कम होगी आप से? नहीं, बेस सैलरी होती है वो लगभग सेम ही होती है। जैसे न्यूजीलैंड का वर्क लॉ ये कहता है कि भाई आप मिनिमम से मिनिमम $20 घंटे के एक कर्मचारी को देंगे, और ये कानून दोनों वर्क प्लेस पे लागू होता है, चाहे तो वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो। तो इस कारण, और जो भत्ते होते हैं, जैसे भत्ता का मतलब जैसे अपने इंडिया में अपने को सरकारी नौकरी करते हैं तो अपना पीएफ कटता है, ठीक है, पीएफ कटता है, और अपने जब नौकरी छोड़ के जाते हैं तो अपने को वो अपना पीएफ दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सरकारी नौकरी करते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था आपको, या आप सरकारी बैंक में करते हो, या आप यहाँ के जो सरकारी मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है अगर उसमें आप नौकरी करते हो, तो आपकी सैलरी का 8% ये काटते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप नौकरी छोड़ के जाते हो तो 8% आपको वो एट द एंड दे दिया जाता है आपके अकाउंट में। तो क्या प्राइवेट अगर किसी बैंक में मैंने यहाँ पर नौकरी करी तो क्या मुझे एनुअल सैलरी नहीं मिलेगी? मुझे भी एनुअल सैलरी मिलेगी, और वो भी 8%। तो सेम टू सेम चलता है, क्योंकि इन्होंने ये हमेशा सोच लिया था कि हमारी लेबर हमारे पास कम है, हमें हमारी लेबर को मैनेज करना पड़ेगा, हमें ऐसे वर्कलोड बनाने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ पर बैलेंस में चले दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ऐसे ना हो कि अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस खोला तो वो लोगों को कम पैसे देगा अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, मतलब अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्यादा पैसे देगा तो वो कम नहीं दे सकता, तो उसको भी बराबर देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट भी बराबर पैसे देगी और वो भी बराबर देगा। तो हमेशा बैलेंस में सिस्टम चलता है, और बैलेंस में ये लोग वर्क लॉ को ट्राई करते हैं। ट्राई क्या, ये इनके ऊपर कंपल्सन नहीं रहती है कि हम उसको मैनेज करके चलेंगे। अगर ये मैनेज नहीं करेंगे तो इनका ये सिस्टम ही खराब हो जाएगा, जिस सिस्टम के लिए हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यही तो यहाँ का सिस्टम है। तो इसी से ये चलता है अच्छे देश कि इनके अंदर अगर आप आके कोई भी बेसिक जॉब, जितने भी मेरे दोस्त हैं लोग इंडिया से आते हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर आया तो सबके सब एक यहाँ पर बेसिक जॉब से स्टार्ट करते हैं अपनी जिंदगी को। फिर आगे जाके जब वो यहाँ पर पक्के हो जाते हैं फिर वो अपना करियर चूज कर लेते हैं। कोई बैंकिंग लाइन में चला जाता है, कोई यहाँ पर स्टडी कर लेता है आगे फर्दर अपने, अगर उसको किसी और फील्ड में जाना है तो ऐसे करके वो अपने डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको किधर जाना है। लेकिन जब यहाँ पर जब आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो तो यहाँ पर आकर आप कोई भी बेसिक जॉब, मैं एग्जांपल ये लगाता हूँ आपको, मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, डोमिनोज, पिज्जा, जितने भी फूड आउटलेट है, जितने भी अपने रेस्टोरेंट है, जितने भी अपनी क्लीनिंग की कंपनी है या खेतों का काम है, अगर आप किसी के पास भी काम कर रहे हो तो ये लोग आपको, ऐसे नहीं है कि आप को यहाँ का बेसिक जो लेबर लॉ कहता है उसके हिसाब से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो इन कंपनियों को, जितने भी प्राइवेट कंपनियां उन और जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी है, सबको लेबर लॉ को फॉलो करना पड़ता है। उस बेस के ऊपर ये सिस्टम चलता है। फिर जाके हम अगर कोई बेसिक जॉब भी करते हैं, जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स में जॉब स्टार्ट करी, तो मैं अगर मैकडोनल्ड्स में जॉब स्टार्ट करूंगा तो मैकडोनल्ड्स मुझे 1 घंटे के $20 देगा, जो कि लेबर लॉ
कहता है न्यूजीलैंड का, वो मुझे मेरी एनुअल सैलरी का 8% देगा, वो मुझे जितनी भी लेबर लॉ के हिसाब से सिक लीव होती है वो मुझे पे करेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हो, अगर खुदा आपके आते किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी लगी, अगर चलो लग भी एग्जाम्पल के लिए अपने मान लेते हैं, तो आपको भी यही राइट मिलेंगे। तो इस कारण कभी अपने को ये फील ही नहीं होता कि हम, वो चाहती नहीं रहती है कि यार गवर्नमेंट के लिए काम करें या सरकारी और मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करें। काम तो काम है, नौकरी तो नौकरी है, ये इन लोगों ने समझा। तो इन्होंने ऐसे अपने सिस्टम को बैलेंस कर रखा है और हिसाब से ये चल रहे हैं और काफी अच्छा चल रहे हैं। अगर आप इंडिया से आते हो, अगर आप के साथ किसी ने यहाँ पर शोषण करने की कोशिश करी कि आपके किसी ने पैसे मार लिए या किसी मैकडोनल्ड्स वाली कंपनी ने आपके पैसे मार लिए, आपने घंटे ज्यादा करे थे, उसने आपको कम पैसे दिए, तो ये नहीं है कि आप ये सोचो कि यार मैकडोनल्ड्स तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं क्या करूं यार, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। तो आप बड़े, अगर आप सही हो, अगर आपके पास प्रूफ है कि यार मैंने घंटे ज्यादा करे थे, देख सैलरी कम आई और मैंने मैनेजर को भी बताया लेकिन उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उसने भी कह दिया कि नहीं कि तू गलत है वगैरह वगैरह, तो आप ये नहीं है कि आप की कोई सुनेगा नहीं। डजेंट मैटर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप एक छोटी सी ईमेल यहाँ के लेबर डिपार्टमेंट को अपने सबूत के साथ अगर दे दोगे ना, मैं कह रहा हूँ 100% उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ पर ये अपने देशों के अंदर तो पता नहीं, मुझे अपने को तो इतना नॉलेज ही नहीं होता, क्योंकि अपने ने अपने इर्द गिर्द में ना तो लेबर लॉ को फॉलो करते हुए देखा, ना अपनों ने जब अपने बड़े होते हैं अपने कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। अगर आप डोमिनोज के अंदर भी अगर आप जॉब लेने जा रहे हो ना, तो भी एक आपका प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपको हम हायर कर रहे हैं, हम इतने घंटे देंगे, प्रॉमिस करते हैं इतने हम मिनिमम घंटे आपको देंगे हफ्ते के, आपका एक घंटे का रेट $20 मिनिमम है। वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता होता है कि अगर वो उसको 22 दे या 21 दे। एक समय के बाद कई लोग 23 भी लेते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद अगर कोई आप अच्छी स्किल जॉब करते हो, आप $28 भी लेते हैं कई जने एक घंटे के। ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब क्या है। अगर लेकिन मिनिमम $20 घंटे के यहाँ का वर्क लॉ कहता है कि आपको मिलेंगे। सो ऐसे करके ये लेबर लॉ यहाँ पर यहाँ के वर्क कल्चर के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं, जिससे कि यहाँ पर कभी ये चाहते नहीं होते कि हम मिनिस्ट्री के लिए काम करें या कि हम किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करें, क्योंकि दिमाग में जो मेन चीज होती है वो है पैसा सही मिल रहा है ना। अगर पैसा दोनों जगह बराबर मिल रहा है और आपका मैकडोनल्ड्स या KFC या अपने कहीं भी इनिशियल स्टेज के अंदर आपको वर्क मिलता है, तो आप इस कारण काम करते हो। और इस कारण रीजनेबल अमाउंट के एक दिहाड़ी, इस जिसको अपने कहते हैं शिफ्ट लगेगी, वो यहाँ पर लगती है। और ये बेसिक रीजन होता है कि लेबर लॉ है दोनों सेक्टर के ऊपर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। इस कारण यहाँ पर लोगों की चाहती नहीं होती है कि हम प्राइवेट नौकरी में पैसा कम और सरकारी में ज्यादा। तो यहाँ के लोगों को तो बेसिक इतना ये भी नहीं पता होगा कि यार, ऐसे भी लोग सोचते हैं कि यार मैं सरकारी कंपनी के लिए काम करूं और मैं प्राइवेट कंपनी के लिए काम करूं। बेसिक काम के अंदर भी ऐसा ये सोचते नहीं है, इतना तो इनको पता ही नहीं है कि यार कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है कि सरकारी नौकरी अलग होती है और उनमें ज्यादा पैसा होता है और प्राइवेट नौकरियां अलग होती हैं, उनमें कम पैसा होता है। तो इन लोगों ने जो इंग्लिश कंट्री है, इन्होंने सोचा काम है, नौकरी है। बाद में डिसाइड होता है कि इस काम को की देख रेख सरकार कर रही है या कोई बिजनेसमैन कर रहा है। मैटर ये करता है कि वर्क लॉ अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मैटर ये करता है। और इसकी देखरेख लेबर डिपार्टमेंट करता है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो आज का बस इतना ही था, मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट की कैसे काम करता है और कैसे यहाँ के वर्क लॉ मेंटेन होते हैं। इसकी वजह से लोगों के अंदर ये कोई चाहत नहीं है कि मेरी सरकारी नौकरी लगे या प्राइवेट नौकरी लगे। वो आपकी डिफरेंट चॉइस हो सकती है, लेकिन लोग यहाँ पर बेसिक काम करके भी अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उनको लगभग सेम अमाउंट की मनी मिलती है। इस कारण लोग ऐसा सोचते नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं,
और अगर आपका न्यूजीलैंड आने का कोई प्रोग्राम इन फ्यूचर, आप स्टडी वीज़ा लेके आ रहे हैं, आपको कोर्स सेलेक्ट करते वक्त कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा, मैं आपको एक राइट गाइडेंस देने की कोशिश करूं, जिससे कि आपका अच्छा फ्यूचर बने और एक अच्छी ज़िंदगी जिए और अपने परिवार की मदद करें। तो एंड और क्या कहना था, और ये था कि मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है, तो प्लीज़ आप उस फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें एंड उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली आइलेट्स के ग्रुप के साथ, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों के बारे में पता लगे। क्योंकि अगर एक बार आप इंडिया से आ गए तो आप उल्टे तो जाओगे नहीं, तो यहीं रुकना है, तो एटलीस्ट इन देशों के बारे में पता हो। जितना ज़्यादा पता होगा उतनी जल्दी यहाँ की सेटलमेंट होगी और आपके लिए ईजी रहेगा। सो सब कुछ ईजी रहेगा, तो आप स्ट्रेस फ्री एक ज़िंदगी जियोगे और हैप्पी रहोगे और अपने परिवार की मदद कर सकोगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक यू अगेन।